ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। बात भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी बड़ी खबर की, और खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना दोगलापन दुनिया को दिखा दिया है। एक बार फिर साबित हो गया है कि आतंकिस्तान सिर्फ बोली की भाषा की समझेगा, बोली की नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर समझौते से पलट गया है। सिर्फ 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक फरेब, नफरत से भरा बारूद बरसाने लगा। कल शाम करीब 5 बजे दोनों ही देशों के बीच सीज फायर हुआ था, और 3 घंटे भी नहीं बीते कि रात 8 बजे तकरीबन पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की नापाक कोशिश और सरहदी इलाकों में गोलीबारी शुरू हो गई, जिसका हमारी सेना ने जोरदार मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत सरकार की ओर से कड़ा ऐतराज जताया गया और सेना को कड़ी कार्रवाई के लिए खुली छूट सरकार की ओर से दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की ओर से देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, और दुनिया को बताया गया कि सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने घोर उल्लंघन किया है, जिसका सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय की ओर से साफ साफ कड़े शब्दों में यह कहा गया कि सीज फायर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, और पाकिस्तान को आगाह करते हुए बोला गया कि हालात की गंभीरता को पाकिस्तान समझे। इसके साथ ही सेना को भी पाकिस्तान की हिमाकत से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए। तो सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान ने गोलीबारी की। पाकिस्तान ने सीज फायर का घोर उल्लंघन किया, यह विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, और सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान हालात की गंभीरता को समझे, ये कहा गया है, और साथ ही साथ हमारी सेना को भी सख्त कदम उठाने के लिए फ्री हैंड कर दिया गया, खुली छूट दे दी गई है सरकार की तरफ से। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार जारी है। पाकिस्तान ने पहले खुद सीज फायर की पेशकश की, और जब भारत की सरकार सीज फायर को लेकर सहमत हो गई तो दोबारा से क्या किया पाकिस्तान ने, सीज फायर का उल्लंघन किया। अब सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दे दी गई है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता को हुआ था, इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। तो पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही युद्ध विराम तोड़ा, सीज फायर तोड़ा। युद्ध विराम का ऐलान किया गया पाकिस्तान की ओर से, और 3 घंटे के अंदर ही उसको तोड़ भी दिया गया। युद्ध विराम टूटा। 10 मई शाम को 5 बजे ऐलान किया गया कि सहमति हो गई है युद्ध विराम में, लेकिन 10 मई को ही रात 8 जैसे ही बजे वैसे ही सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। युद्ध विराम का ऐलान किया गया 10 मई शाम 5 बजे, युद्ध विराम टूटा 10 मई को रात 8 बजे। 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने अपने मंसूबे फिर से जाहिर कर दिए, और दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया। हालांकि इसी की उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान से कि वो यही करेगा जो उसके चाल चरित्र में है, जो वो लगातार करता रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर से वही करेगा, और पाकिस्तान ने जो उस पर भरोसा था विश्वासघात करने का, वही किया, और 3 घंटे के अंदर युद्ध विराम को तोड़ दिया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना की जोरदार पलटवार से उसकी हालत पतली हो गई है। और यही वजह है कि कल रात जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तो उसके बाद ही हिंदुस्तान की ओर से जोरदार ऐसा जवाब दिया गया कि बीती रात 10 बजे के बाद से पाकिस्तान की ओर से ना कोई ड्रोन दिखाई दिया, ना कोई गोला, ना किसी तरह की फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की गई। तो भारतीय सेना लगातार कड़ा जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया कल। और सरकार ने ये साफ और कड़े लहजे में कह दिया कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से जो उकसावे वाली गतिविधि की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब हुआ ये कि कल रात जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद से जोरदार जवाब मिला, और 10 बजे के बाद से कहा जा रहा है पाकिस्तान की ओर से ना कोई ड्रोन दिखाई दिया, ना कोई गोला, ना किसी तरह की कोई फायरिंग सरहदी इलाकों में सुनाई दी।
तो ये जब सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सीज फायर तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया 10 बजे के बाद रात के पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर कोई फायरिंग नहीं सुनाई दी। ये पुंछ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो पुंछ की है। पहली वाली तस्वीर जब वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए, वहां पर फायरिंग की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, वो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और जब भारत की सरकार ने चेताया, कड़ी चेतावनी दी कि पाकिस्तान ऐसा ना करे, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसके बाद कल रात 10 बजे से कोई भी ऐसी गतिविधि दिखाई नहीं दी है। हमारे साथी नीरज राजपूत इसी पर और जानकारियों के साथ जुट चुके हैं। आइए सीधे उन्हीं का रुख करें। नीरज, पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और जो उससे उम्मीद भी की जा रही थी, जो वो करता आ रहा है लगातार, पहले जो कहता है उसके बाद वो करता नहीं है, कल भी वही किया, खुद सीज फायर की पेशकश की और जैसे ही भारत की सरकार उस पर सहमत हुई तो सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अभी सारी जानकारी कल रात से लेकर के अभी तक की, नीरज, वो जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जो सीज फायर के लिए मिन्नतें कर रहा है, अपील कर रहा है, और उसके बाद ऐसा करेगा, और ठीक 3 घंटे बाद उसने ऐसा ही किया। लेकिन आपको बता दूं कि 8 से लेकर 10 बजे के बीच में रात में जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई दी और बीएसएफ ने भी की, बहुत ज़बरदस्त फायरिंग की। जितना भी जम्मू, आरएसपुरा सेक्टर, पुंछ, अखनूर सेक्टर, इन सब एरियाज़ में घटनाएं सामने आई थी। सीज फायर यानी युद्ध विराम उल्लंघन की पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई, लेकिन भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। तो 10 बजे के बाद से जो है वो जो गोलाबारी थी पाकिस्तान की तरफ से वो बंद हो गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट यानी अनाउंसमेंट के बाद ड्रोन्स भी भेजने की हिमाकत सामने आई। हमने देखा कि ड्रोन्स जो हैं जम्मू कश्मीर में काफ़ी संख्या में दिखाई दिए, जिनका जो खदेड़ा गया, जिनको हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जिसके चलते श्रीनगर में थोड़ा सा उस वक्त में जब ये ड्रोन्स आए थे और उनको जब खदेड़ा गया तो गन से फायर किया गया, तो उनकी आवाज़ पूरे श्रीनगर शहर में हुई थी, जिसको लेकर थोड़ा सा पैनिक हुआ था। लेकिन फिर सेना ने साफ कर दिया कि ये जो आवाज़ है, धमाकों की आवाज़ें दरअसल हमारी ही गन्स की हैं, जो आसमान में पाकिस्तानी जो ड्रोन्स आए थे उनको खदेड़ रही है या मार गिरा रही है। तो ये साफ हो गया है कि अब किस तरह से पाकिस्तान क्या वाकई में युद्ध विराम के लिए संजीदा है या नहीं भी है, और आने वाले समय में। लेकिन भारतीय सेना को सरकार ने पूरी तरह से छूट दे रखी। जैसे आपने भी कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई हिमाकत होती है, कोई दुस्साहस पाकिस्तान की तरफ से फिर से होता है, तो आप मानकर चलिए कि जिस तरह से 6 और 7 मई की रात से जिस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त जो है अपनी बढ़त बनाई हुई है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कैंप्स पर अटैक करना हो या फिर पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, गुजरावाला हो, कराची हो, सिंध में हो, कहीं पर भी हो, जितनी बड़ी संख्या में करीब 8 से 10 उनके जो एयरबेस हैं बड़े बड़े, चाहे फिर वो गिलगिट बाल्टिस्तान में स्कार्दू हो या फिर पंजाब प्रांत में हो या सिंध प्रांत में हो, जितनी बड़ी संख्या में रावलपिंडी जो उनकी आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसका भी जो एयरबेस है उस पर वो बड़ी तबाही मचाई गई है, वो जारी रहेगी भारतीय सेना की तरफ से और भारतीय वायुसेना की तरफ से। बिल्कुल ठीक है नीरज, आप रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर है इस बीच, वो भी दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन के बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कई शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई पड़े और उन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, नेस्तनाबूद कर दिया, जिसका जिक्र अभी नीरज भी कर रहे थे। एहतियातन शहरों में पूरी रात ब्लैकआउट रहा। इस वक्त बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि पंजाब के अमृतसर से जहां ब्लैकआउट खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वहां पर अमृतसर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी लोगों से घरों में रहने की अपील वहां पर की गई है और अमृतसर के डीसी ने यह बयान अभी सुबह 5:24 पर जारी किया है कि लोगों को वहां पर अभी भी एहतियात बरतना है। रेड अलर्ट वहां पर अभी भी लोगों के लिए जारी है। नीरज, अब इस बीच में सवाल ये खड़ा होता है पाकिस्तान को लेकर कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। एक मुल्क के तौर पर, एक देश के तौर पर जैसा उसको काम करना चाहिए था वो कभी करता है नहीं। सीज फायर के जो नियम कायदे होते हैं उसको फॉलो जब करना होता नहीं तो सीज फायर की पेशकश क्यों करता है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और वहां पर सरकार आकर के कहती है कि हम सीज फायर चाहते हैं क्योंकि हमारे पास नुकसान बहुत हो गया, लेकिन सेना सरहदी इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन कर देती है। क्या ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच में आपस में ही ठनी हुई है?
आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तानी सेना जिस तरह से हमारे देश में लोकतंत्र में जो सेना है, भारतीय सेना, चाहे वो थल सेना, नौसेना, वायुसेना हो, वो सब जो चुनी हुई सरकार है हमारी केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत, उसके अधीन जो है, उसके दिशा निर्देश पर ही काम करती हैं। हालांकि उनकी अपनी टैक्टिक्स हो सकती हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप के पास है, ना कि मिलिट्री लीडरशिप के पास। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में क्या है कि जो वहाँ की सेना है, पाकिस्तानी आर्मी जो है, वो डायरेक्शन देती है सरकार को कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसके चलते ही हम लोग देख रहे हैं जब से बंटवारा हुआ तब से इस तरह की स्थिति जो है वो पाकिस्तान में बनी हुई है। और इस बार भी ऐसे ही हुआ, जब पहले तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अपने आतंकियों को कहा, निर्देश दिया कि आप भारत में जाके दहशत फैलाइए और धर्म के नाम पर फैलाइए। तो देखा हमने 22 अप्रैल को किस तरह से पहलगाम नरसंहार किया गया, हमारे मासूम लोगों को मारा गया। उसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की 15 दिन बाद, तो वहाँ पर त्राहिमाम मच गया, पाकिस्तान में मच गया। जितने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, आतंकियों के हेडक्वार्टर थे, चाहे फिर वो जैश ए मोहम्मद का भावलपुर में हो या फिर मुरीद के में हो, पंजाब के प्रांत में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन का, बहुत बड़ी संख्या में इनके टेरर कैंप्स, वहाँ पर आतंकियों को ढेर किया गया। बड़े बड़े आतंकियों को, जो कमांडर्स हैं जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, उन सबको ढेर किया गया, जो जानकारी सामने निकल कर आई है। 100-150 से भी ज़्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन अब उसके बाद हुआ ये कि जब पाकिस्तान सरकार ने मिन्नतें की, तो पाकिस्तानी सरकार के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका ने भी दखल दिया और अमेरिका ने कहा कि युद्ध विराम के लिए कहा। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भारत से, यानी कि पाकिस्तानी सरकार ने भारत से मिन्नत की कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। जब सीज़ फायर हो गया तो एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना ने उसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की और ये दुनिया को दिखाने की कोशिश की उन्होंने कि हम जो है इस जो टेंशन जो पिछले 22 अप्रैल से चल रही थी, उन सब में कहीं ना कहीं बढ़त बनाने की कोशिश की। लेकिन आपको मैं बता दूं साफ तौर से कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी सेना जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, बेहद ही बहुत ही बेकार उनकी जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं से भी किसी भी तरह से भारत की जितनी भी मिसाइल थी या ड्रोन्स थे, उनको कोई पकड़ नहीं पाई। हमारे फाइटर जेट्स ने जो जाकर जो है पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक की, उस सब के बावजूद भी दुनिया को दिखाने के लिए ये पाकिस्तानी जो है सेना है, जो है अपनी सरकार के माध्यम से, उनके प्रधानमंत्री के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रही है कि इस जो हुआ है, तनाव हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें उन्होंने बढ़त बना ली है। लेकिन इसमें साफ तौर से भारत ने बढ़त बनाई है। भारत ने जिस तरह से दुनिया को दिखाया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, जैसे कि हमारे NSA अजीत डोभाल ने भी कल कहा, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी और आतंकवाद हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई दूसरा देश हो। और अगर इस तरह की घटना पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से हुई, जैसे पहलगाम नरसंहार हुआ, तो इसे युद्ध माना जाएगा और युद्ध की तरह ही इसे देखा जाएगा। और अब की बार अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए कि आप पाकिस्तान को बहुत बुरी खानी पड़ेगी, उसका नाम लेने वाला भी इस दुनिया पे, इस धरती पे नहीं बचेगा। बिल्कुल, एक भी आतंकवादी घटना जो भी अब होगी अब के बाद से, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध की शुरुआत माना जाएगा और पाकिस्तान को बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार की ओर से साफ कर दिया गया। देखिए, बीती रात गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक भी हुई है। गृह सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई। सिविल डिफेंस की तैयारी मजबूत करने के निर्देश इस बैठक में दिए गए। ताजा हालात को देखते हुए राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। बीती रात गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई है। गृह सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों की ये बैठक हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि सिविल डिफेंस की तैयारी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं और जो देश में ताज़ा हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। आप देख रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं, आगे की रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा नीरज, और इसीलिए सरकार ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि पाकिस्तान अगर एक भी हिमाकत अब करता है, अगर उसकी तरफ से कोई भी आतंकवादी हमला या फिर किसी भी तरह का अगर हमला होता है हिंदुस्तान पर, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और बिल्कुल भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है पाकिस्तान इस वक्त। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर इस बार पाकिस्तान की तरफ से भी कोई भी आतंकवाद की कोई घटना होती है, आतंकी घटना होती है, हमला होता है भारत में, चाहे जम्मू कश्मीर हो या किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हो, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि अब उसके खिलाफ जो है, पाकिस्तान के खिलाफ सीधे युद्ध छेड़ दी जाएगी। और इसके लिए क्या किया है सरकार ने? हमारी सेनाएं तो तैयार हैं ही हैं, पहले से ही तैयार हैं, चाहे थल सेना हो, वायुसेना, नौसेना, हमने उनकी तैयारी देख भी ली कि कितना ज़बरदस्त हमला जो है वायुसेना ने और थल सेना ने
पाकिस्तान में किया है, चाहे वो पंजाब प्रांत हो पाकिस्तान का, गिलगित बाल्टिस्तान हो, पीओके हो, इन सब जगह पर हमने देख चुके हैं किस तरह से उनके जो एयरबेस हैं उनको हमने नुकसान पहुंचाया है, किस तरह से उनकी एयर डिफेंस को हमने नुकसान पहुंचाया है, कैसे टेरर लॉन्च पैड्स जो हैं या बंकर्स जो हैं उनके पीओके में जो हैं पाकिस्तान के कब्जे में, जो गैरकानूनी कब्जे वाला जो कश्मीर है वहाँ पर हमने दिखाया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ये पूरे देश के लिए यानी कि होल नेशन अप्रोच होगी। उसमें जो 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं उन सब का भी साथ जो है सरकार को, सेना को चाहिए होगा। इसी के लिए सिविल डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में आपने देखा कि किस तरह से जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने घुसने की कोशिश की, हमारे सरहदी जो इलाके हैं वहाँ पर आने की कोशिश की। सिरसा तक उनकी मिसाइल आई थी जिसको ढेर किया गया था, मार गिराया गया। जैसलमेर तक भी आए थे। सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जम्मू में तो देखा कितना बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था। उस सब के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे देशवासी जो हैं वो भी इसके लिए तैयार रहें। और उसकी तैयारी के लिए उनको ज़रूरी नहीं कि हथियार उठाने हैं, उनको सिर्फ एक डिसिप्लिन लाइफ जो बताया गया है, मॉक ड्रिल्स जब होती हैं उसमें किस तरह से जब ब्लैकआउट हो जाता है, सायरन बजता है, तो आपको क्या क्या जो है गतिविधियां करनी है या नहीं करना है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। साथ ही जो डिसिप्लिन्ड युवा हैं खासतौर से उनको सिविल डिफेंस में लाके अगर ज़रूरत पड़ती है, युद्ध की पड़ती है, तो उनको शहरों में किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं हमारी सेनाओं के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, देश के अंदर मेंटेन करें, पुलिस के साथ साथ, पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ साथ वो उसके लिए चाहिए। उसी के लिए जो है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि आप सिविल डिफेंस को मजबूत करें, यानी जो हमारे जो आम नागरिक हैं उनको कैसे हम लोग अपनी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल कर सकते हैं, उसके लिए ही ये तैयारियां चल रही हैं। और हमने देखा भी, चंडीगढ़ में देखा कितनी बड़ी संख्या में जो नौजवान थे वो उतर आए सड़कों पर। जैसे ही प्रशासन ने कहा, चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि हमें सिविल डिफेंस के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो देखा कितने यंग जो युवा हैं वो सब सामने आ गए। और उन्होंने कहा भी, हमने देखा कल जितनी रिपोर्ट्स आ रही थी चंडीगढ़ से कि हम यार हाथों में हथियार दे दीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि सभी लोगों को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पीछे से सपोर्ट करना है हमारी जो सेनाएं हैं, सरकार है उनको, और आगे फिर निपटने के लिए हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, सेना के तीनों अंग हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और तैयार भी हैं। बिल्कुल ठीक है। आम लोगों से ये कहा गया कि आप सपोर्ट करें और भरोसा बनाए रखें नीरज, सरकार पर भी और हमारी सेना पर भी जो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है दुश्मन को। कल जो विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नीरज, उसमें भी ये जिक्र किया गया कि जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ कि वो घोर उल्लंघन जो है पाकिस्तान की तरफ से ही पहले किया गया, पहले फायरिंग वहीं से हुई, उसके बाद हमारी सेना की तरफ से जवाब दिया गया पाकिस्तान को। और जो विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, फ्री हैंड दे दिया गया कि जहां जैसे जिस तरीके से जवाब देना है सेना खुद अपने हिसाब से वो तय करेगी। अब इसके मतलब माने क्या हुए नीरज? देखिए, जब ऐसी स्थिति होती है, जब शांति काल होता है, जब पीस टाइम होता है, तो जितनी भी सेनाएं होती हैं उन सबको अपने डिसीजंस लेने के लिए, यानी कि आप जो भी ऑन ग्राउंड कर रहे हैं उसके लिए आपको हायर अप्स, यानी कि अपना जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है या कमांड हेडक्वार्टर्स हैं उनसे पहले डायरेक्शन लेना होता है कि देखिए ये ऐसी स्थिति आ गई है पाकिस्तान की तरफ से, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है, जब कमांड तक जाते हैं तो टाइम उसमें लग जाता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है। इसके लिए ही सरकार ने कहा है कि जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो ग्राउंड्स पे जो हमारे कमांडर्स हैं, जो हमारी जो सेना है, सैनिक जो हैं, जो सीधा आई बॉल टू आई बॉल दुश्मन से, अगर उनकी तरफ से कोई फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से, क्योंकि आपकी हम ट्रेनिंग दे रखी है कि कैसे आपको दुश्मन का सामना करना है, और ना केवल सामना करना है, उनको मुँह तोड़ जवाब देना है। तो उसके लिए आपके हाथ खुले हुए हैं, आप जो करना है आप करें उस दुश्मन के खिलाफ जो कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख रहा है। तो ये डायरेक्शंस जो हैं सरकार की तरफ से क्लियर हैं। हायरकी में आर्मी में भी क्लियर हो चुका है कि आपको अपने हिसाब से डायरेक्शंस लेकर, क्योंकि हमारी जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, वो करीब 3000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से 750 किलोमीटर तो पूरा LOC ही है, यानी कि जिस पर हमेशा जो है तनाव बना रहता है। LOC पर विवादित जो इलाका है, और POK जो वाला इलाका जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वहाँ से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है। इसके अलावा सियाचिन है, वो भी AGPL है, वो भी विवादित लाइन है। तो इन सबको मिलाकर देखें तो इतनी लंबी सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और फिर गुजरात, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सेना पूरी तरह से तैनात रहती है इस वक्त। तो ऐसे में आपको जो भी लगता है कि कदम उठाया जाना चाहिए वो पाकिस्तान के खिलाफ लें, इसको कहते हैं कि खुली छूट देना सेना को।
बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और जो दोगलापन है पाकिस्तान का वक्त वक्त पर सामने आता है और इसीलिए अब सेना को खुली छूट दे दी गई है सरकार की तरफ से भी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, नगरोटा मिलिट्री स्टेशन में संदिग्ध की तलाश वहां की जा रही है। बीती रात संदिग्ध ने घुसपैठ की कोशिश वहां पर की थी। गोली लगने से एक जवान घायल हो गया था वहां पर और रात से नगरोटा कैंप में घुसपैठिए की तलाश लगातार वहां पर की जा रही है। कल रात भारतीय सेना की ओर से ये खबर के बारे में जानकारी दी गई और अभी और क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर, क्या कोई ताज़ा अपडेट सामने आई है? नीरज मेरे साथ लगातार बने। नीरज, इस बड़ी खबर को लेकर भी यहाँ कहा जा रहा है कि नगरोटा जो कैंप है उसके आसपास घुसपैठी की तलाश की जा रही है। कोई डिटेल, कोई अपडेट इस खबर को लेकर है क्या? देखिए, ये जो घटना सामने आई थी नगरोटा में, ये जम्मू के पास है, बिल्कुल सटा हुआ है जम्मू शहर से। नगरोटा मिलिट्री कैंप जो है बहुत बड़ा ये मिलिट्री स्टेशन है नगरोटा में। तो वहाँ पर जो उसकी चार दीवारी है, वहाँ पर जो था जो संतरी थे मौजूद थे, सैनिक मौजूद थे, उन्होंने देखा मूवमेंट वहाँ पर कोई सस्पिशियस हो रही थी। जब उनको ललकारा गया कि कौन है वहाँ पर, तो उस तरफ से फायरिंग हुई थी। हमारे सैनिकों ने भी फायरिंग की उसमें। तो जब शुरुआत में एक सैनिक हमारे जो संतरी थे उनको गोली लगी, जिसके चलते वो घायल हो गए हैं। और उसके बाद जब जवाबी फायरिंग हुई तो वो जो संदिग्ध थे, पता नहीं चल पाया एक था या एक से ज़्यादा थे अंधेरे में, तो वो भाग खड़े हुए वहाँ से। अब वो भागे किधर की तरफ हैं, क्या वो मिलिट्री स्टेशन के अंदर घुसे हैं या आसपास के इलाके में कहीं जाकर छिप गए या भाग खड़े हुए हैं, उसको लेकर रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि उन संदिग्धों को पकड़ा जाए। लेकिन ये जो दिखाता है, ये जो इंसिडेंट हुई है, ये ठीक उसी समय हुई जब पाकिस्तान की तरफ से 8 बजे के आसपास सीज फायर वायलेशन हुआ, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ इन्हीं सेक्टर्स में, जम्मू में, आरएसपुरा सेक्टर में, अखनूर में, पंच रजौरी में। उसी वक्त ही ये घटना हुई जब ड्रोन्स की अटैक्स की घटना सामने आई। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये पाकिस्तान के ही जो टेररिस्ट है, जो घुसे हुए हैं, जिनके बारे में पहलगाम नरसंहार के जो आरोपी हैं, दोषी हैं, वो भी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो ऐसे में जो भी आतंकी जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे जितने भी हों, बहुत कम अब रह गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर है तो उनको निकालने के लिए ढूंढ उनको चुन चुनकर निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और खासतौर से ये नगरोटा वाले जो इंसिडेंट में जो आतंकी या घुसपैठी जो भी हैं इसमें जिन्होंने ये हरकत की है, उनको भी सर्च ऑपरेशन के तहत से उनको ढूंढ निकालने की कवायद जा रही है। बिल्कुल ठीक है। बड़ी खबर एक और इसी बीच आ रही है। चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से बात की है और ये बात कल हुई है। अजीत डोभाल ने पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दी चीन के विदेश मंत्री को और दोनों के बीच पर टेलीफोनिक वार्ता हुई है। भारत युद्ध नहीं चाहता था, ये अजीत डोभाल की ओर से, हमारे एनएसए की ओर से कहा गया, और युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं होता, युद्ध किसी के हित में नहीं है। दोनों देशों को युद्ध विराम का सम्मान करना चाहिए, डोभाल की ओर से कहा गया। और चीन के विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा की। हम हर आतंकवाद के खिलाफ हैं, चीन की ओर से भी ये कहा गया कि भारत पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। चीन ने यह कहा कि दोनों ही देश हमारे पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देशों में युद्ध विराम हो और शांति स्थापित की जाए। युद्ध विराम में ही दोनों देशों का हित है, चीन की ओर से कहा गया कि। और नीरज, कितना भरोसा चीन पर किया जाए? हालांकि पहलगाम हमले की तो वो निंदा कर रहा है चीन, लेकिन जो आतंकवादियों ने इस वारदात को पहलगाम में जो हुआ उसको अंजाम दिया, वो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान में बैठे हुए सरगना जो चला रहे थे उन आतंकवादियों को, और उन्होंने ही घाटी की अमन चैन शांति को तबाह किया। ये मानने को चीन तैयार नहीं है, राजी नहीं है, इसका जिक्र नहीं किया, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब जितना धोखेबाज, जितना विश्वासघाती और जितना चालबाज पाकिस्तान है, क्या उतना ही चीन भी है? चीन पर भरोसा करना आसान होगा ऐसे वक्त में? देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, उनकी जो नज़दीकियाँ हैं, वो दुनिया से छिपी नहीं रही हैं। हम लोग भी जानते हैं, भारत भी जानता है कि चीन जो है हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, और चाहे फिर वो इकोनॉमिकली हो, मिलिट्री हो, क्योंकि आज के समय में कोई हथियार भी टर्की और चाइना के अलावा कोई दूसरा देश पाकिस्तान को नहीं देता है। सारे हथियार भी पाकिस्तान को देता है, चीन देता है। जो जितना एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, वो सारा चीन का ही है, चीन का ही दिया हुआ। इकोनॉमिकली हम लोग देख रहे हैं CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो चाइना पूरा बना रहा है, तो फंड्स भी देता है, लोन्स भी देता है। इस सब के बावजूद भी पहली बार ऐसा हुआ है कि टेररिज्म के मामले में चीन ने जो है वो भारत का साथ देता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले तक कभी चीन भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार कल भी जब जो वांगी उनके विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने जब हमारे एनएसए डोभाल साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि वो पहलगाम जो आतंकी हमला है उसको कंडेम करते हैं, और टेररिज्म की हर फॉर्म में उन्होंने कहा, वांगी ने कहा कि हम अपोज करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनका जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ ही है, और वो और वांगी ने भी कहा और चीन ने भी कहा कि हम चाहते नहीं कि एस्केलेट हो, युद्ध हो,
तो ऐसे में जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने भी साफ तौर से कहा, दो टूक कहा उन्होंने चाइना से, चीन से कहा कि हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं, हम युद्ध के पैरोकार नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हमारे तो प्रधानमंत्री ही कह चुके हैं, रूस में जाकर कह चुके हैं, पुतिन से कह चुके हैं, रूस के राष्ट्रपति से कि ये युद्ध का नहीं है। लेकिन अगर हमारे ऊपर आतंकवाद को थोपा जाएगा, हमारे देश के आम नागरिकों को उनका धर्म देखकर अगर मारा जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया जाएगा उनका, तो हम उसको सहन नहीं करेंगे और उसका हम लोग बदला लेकर रहेंगे। और जो बदला हमने लिया है, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी। भारत ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है। बिल्कुल ठीक है नीरज। अब ये साफ तौर से भारत तो लगातार ये कहता रहा है कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता है और भारत कभी भी युद्ध के पक्षधर भारत नहीं रहा है, युद्ध का पक्षधर। और युद्ध के पक्ष में कोई भी देश अगर रहेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। भारत बार बार इन चीज़ों का जिक्र भी करता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही कल युद्ध विराम को तोड़ दिया। पहले खुद ही युद्ध विराम की पेशकश की और जैसे ही भारत उस पर सहमत हुआ तो 3 घंटे के अंदर सीज फायर को तोड़ दिया गया पाकिस्तान की ओर से। युद्ध विराम का ऐलान खुद पाकिस्तान ने किया और कब टूटा ये देख रहे हैं आप। 10 मई शाम 5 बजे इसका ऐलान हुआ कि दोनों ही देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं और 10 मई को ही उसी दिन रात 8 बजते बजते खबरें सामने आनी शुरू हो गई कि अलग अलग सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, वहां पर फायरिंग शुरू हो गई है। तो ये जानकारी ये एक बार फिर से दिखाता है पाकिस्तान किस तरीके से अपनी आदत से ही मजबूर है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। दुनिया के सामने इस वक्त पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है पूरी तरीके से। और कल जिस तरीके से उसने किया, पहले खुद भारत के साथ में बातचीत की और ये कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, और जैसे कि भारत की ओर से इस पर हामी भरी गई, सहमति को मंजूर कर लिया गया, तो उसके बाद जो है खुद ही सीज फायर का उल्लंघन किया। अब डीजीएमओ स्तर की कल भी बातचीत हुई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसके बाद ही नीरज सहमति बनी थी सीज फायर पर। क्या डीजीएमओ स्तर की बातचीत दोबारा से भारत पाकिस्तान के बीच में होगी? इसको लेकर कोई गुंजाइश, कोई खबर सामने आ रही है? बिल्कुल। देखिए दीपा, जो कल हुई थी डीजीएमओ लेवल की बातचीत, खुद पाकिस्तान के जो डीजीएमओ उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था कि वो बात करना चाहते हैं। उसके बाद ये बातचीत हुई और उसके बाद ही दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके बीच में सहमति बनी कि अब युद्ध विराम कर देना चाहिए। तो हुआ। दरअसल ये जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत जो होती है, ये हर मंगलवार को होती है, दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में होती है। क्योंकि हमने वर्ष 2021 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने युद्ध विराम समझौता कर लिया था। उसके बाद से एलओसी पर कोई फायरिंग की घटना नहीं होती थी। तो उसके बाद से होता क्या है, जो डीजीएमओ के जो जूनियर अधिकारी होते हैं, जो उनके मातहत अधिकारी होते हैं, वो आपस में बात कर लेते हैं। जैसे डिप्टी डीजी होते हैं वो बात कर लेते हैं, या डायरेक्टर लेवल यानी जो कर्नल लेवल के अधिकारी होते हैं। जो डीजीएमओ होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रैंक के, पाकिस्तान में मेजर जनरल और हमारे देश में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। तो वो करते थे। अब जो होगी अगली मीटिंग जो होगी वो मंगलवार को, इस जो अभी कमिंग मंगलवार है, उसको होगी और उस दौरान भी ये बातचीत की जाएगी। देखा जाएगा कि जो हमने शनिवार को हमने युद्ध विराम समझौता किया है उसको क्या फॉलो किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो उसको लेकर अपने अपने ऑब्जेक्शंस, यानी भारत जो अपने ऑब्जेक्शन देगा कि आपने जब 5 बजे शनिवार को कहा था कि ये युद्ध विराम समझौता हम लोग लागू करते हैं एक बार फिर से, तो फिर क्यों युद्ध विराम उल्लंघन हुआ, गोलीबारी क्यों हुई, तो उसके ऑब्जेक्शंस होंगे। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जब तक कि दोनों देशों की सरकार ये मान ना ले, उनको लग ना जाए कि अब हमें बातचीत नहीं करनी है, तो वो बातचीत नहीं होगी। लेकिन हर मंगलवार को डीजीएमओ दोनों देशों के बात करते हैं। बिल्कुल। और कल भी नीरज ये कहा गया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, और अमेरिका क्या उसके साथ साथ सऊदी ने जिस तरीके से मध्यस्थता की खबर सामने आई, और ईरान की ओर से भी इस पर पेशकश की गई, कोशिश की गई, और ये कहा गया कि तभी जाकर के पाकिस्तान सीज फायर की पेशकश कर रहा है। तो कल सीज फायर का उल्लंघन करके एक बार फिर से नीरज, पाकिस्तान ने तो किसी की नहीं सुनी और ये हैरान कर दिया अमेरिका को भी, सऊदी को भी और ईरान को भी सीज फायर का उल्लंघन करके। और यही तो करता आ रहा है पाकिस्तान, वो किसी की नहीं सुनता सिवाय अपनी सेना के। नीरज, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो जितने भी
हो रहे हैं, युद्ध विराम उल्लंघन हो रहे हैं, इसको आप देखना होगा। और जितनी भी फॉर्मेशंस हैं, आज बीती रात की 10 बजे के बाद तो बंद हो गया था, लेकिन रात में तो कहीं कोई सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं हुआ। उसको लेकर जो सेना मुख्यालय है, आर्मी हेडक्वार्टर है, वो पूरी रिपोर्ट लेता है लोकल फॉर्मेशन से कि कहाँ कहाँ पर किस किस फॉर्मेशंस में ये कोई फायरिंग की घटना तो नहीं आई। उसके बारे में सुबह 8 बजे तक साफ हो जाएगा, 7-8 बजे तक, कि वाकई में कोई घटना हुई है या नहीं हुई है युद्ध विराम उल्लंघन की। अब हमारी सरकार और सेना की ओर से नीरज किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा आगे, हालांकि ये बहुत क्रूशियल जानकारी हो जाती है, लेकिन किस तरीके से अब आगे बढ़ने की प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है। कल भी पीएम मोदी ने 2 बड़ी बैठकें ली, बड़े अधिकारियों के साथ में, सीडीएस सेना अध्यक्षों के साथ में। अब किस तरीके से हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना नामुमकिन सा लगता है, अब ये पूरी दुनिया जान चुकी है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये होगी कि जिस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं, एक तो जम्मू कश्मीर में आतंकी जो अभी तक फरार हैं, नरसंहार जिन्होंने किया पहलगाम नरसंहार 22 अप्रैल को, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। पहले तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि उनको पकड़ा जाएगा सबसे पहले। जितने भी आतंकी बचे कुछ हैं, बहुत कम आतंकी इस वक्त जो हैं जम्मू कश्मीर में बचे हैं, तो उनको उनकी धरपकड़ या न्यूट्रलाइज उनको जैसे भी करना है आपको वो करिए आप, तो वो आतंकी घटनाएं ना कर पाएँ, जैसे नगरोटा में बीती रात हमने देखा संदिग्धों ने की, उस तरह की घटना। दूसरी, जो LOC पर जो घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से आतंकी करते हैं, उनको रोका जाएगा। और साथ ही अब जो नया खतरा भारत के सामने आया है इस दौरान, जो 22 अप्रैल के बाद यानी 6-7 मई के बाद जो तनाव बढ़ा कि ड्रोन्स का अटैक्स का, जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने हमास की तर्ज पर और रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन से अटैक किया, उसका खतरा बहुत बढ़ गया है। उन सब के लिए अपनी कमर कसनी पड़ेगी, थल सेना को भी और वायुसेना को भी, क्योंकि एयर स्पेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी वायुसेना के पास है, यानी भारतीय वायुसेना के पास है। तो वो अलर्ट रहेंगे हमेशा। जो हमारी मिसाइल सिस्टम है वो अलर्ट रहेंगी कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी मिसाइल जो है वो हमारी एयर स्पेस का उल्लंघन ना करे, हमारे देश के अंदर भीतर ना घुस पाए। उसके लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और ये हमें लगातार रखना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि निर्देश दिया जा चुका है सेनाओं को, लेकिन इस सब के बावजूद भी कमर कसकर रखनी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस, चाहे वो आतंकवाद के रूप में या फिर ड्रोन अटैक्स के तौर पर, वो ना हो पाए। और एक बार उन लोगों के लिए भी जानकारी नीरज, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, वो गुजरात के हों, वो राजस्थान के हों, जम्मू कश्मीर के हों, पंजाब के हों, वहाँ के लोगों के लिए जो एडवाइजरी सरकार की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से जारी की गई है, वो फिलहाल वो लागू रहेगी उन इलाकों के लिए जहाँ पर वो घटनाएं देखी गई थी। कल शाम तक पाकिस्तान की ओर से फायरिंग वहाँ पर हुई थी, ड्रोन अटैक किए गए थे। तो उन इलाकों में जो एडवाइजरी है, जो आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं कि एहतियात बरतना है, रेड अलर्ट है, शाम होती ब्लैकआउट कर देना है। अब जब तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आती है, तब तक उसी पुराने आदेश को ही फॉलो करना होगा उन इलाकों के लोगों को। देखिए, ये सरहदी जो इलाके हैं, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वाकई में वो एकदम डेंजर जोन में रहते हैं। और देखा हमने पिछले 3-4 दिन में किस तरह से ड्रोन्स के ज़रिए जो अटैक्स किए गए, जो LOC के करीब रहते हैं जो लोग हैं, गांव वाले जो लोग हैं, कश्मीर घाटी से सटे, कश्मीर घाटी में LOC से सटे हुए लोग, उनके ऊपर फायरिंग भी होती है, गोलाबारी भी होती है। पुंछ इलाके में कितनी ज़बरदस्त फायरिंग हमने देखा, नुकसान भी हुआ वहाँ पर, हमारे 18 लोगों की जान चली गई इस फायरिंग में पाकिस्तान की तरफ से। तो उन लोगों के लिए ये जो गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने जारी की हैं, ये अभी फॉलो करनी होंगी उनको, और ये जारी रहेंगी। क्योंकि देखिए, फायरिंग का कभी नहीं पता आप पाकिस्तान की तरफ से कब हो सकती है, सायरन कब बज सकता है, ब्लैकआउट कब हो सकता है। इन सबको ये न केवल सरहदी लोगों को, सरहद के लोगों को, यहाँ तक कि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं और देश के जितने भी शहर हैं, गाँव हैं, उन सबको भी ये फॉलो करना चाहिए। सरकार की तरफ से जैसे ही कोई सायरन बजता है या ब्लैकआउट होता है, तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं सरकार की ओर से, वो फिलहाल लागू रहेंगी उन बॉर्डर वाले इलाकों के लिए। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार को पाकिस्तान की गोलीबारी में BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। घटना RS-पुरा सेक्टर में हुई। शहीद मोहम्मद इम्तियाज को आज फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू में श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये उन्हीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहीद BSF सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इम्तियाज, जो कि RS-पुरा सेक्टर में उनकी शहादत हुई है, जिस पर BSF ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और मोहम्मद इम्तियाज़ की शहादत को सलाम किया गया था। पूरा देश इनकी शहादत को सलाम कर रहा है, नमन कर रहा है। और आज ये कहा जा रहा है कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ को फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू में श्रद्धांजलि दी जाएगी।
नीरज, मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है और कुछ ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जो मन को विचलित कर देती है। उन्हीं में से एक खबर है पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इम्तियाज, जो शहीद भी हो गए और आज उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। की घटना है, शुक्रवार की घटना है, जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ था। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई सांबा सेक्टर में और अखनूर सेक्टर्स में, जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर बीएसएफ तैनात है, तो उन सेक्टर्स में तो भारत के जो बीएसएफ है, सीमा प्रहरी हैं, उन्होंने भी इसका जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें हमने देखा था कि 7 जो आतंकी घुसपैठिए जो थे वो मारे गए थे, बीएसएफ के द्वारा मारे गए थे। उसी दौरान जब ये सीज फायर वायलेशन हो रहा था, उसी दौरान ही क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो इम्तियाज़ हैं ये वहाँ तैनात थे बॉर्डर एरिया में, तो ये घायल हुए थे। 9 तारीख को शनिवार को हुए थे। रविवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बीएसएफ की तरफ से और पूरे देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन की जा रही है उनकी बहादुरी को और वीरता को। बिल्कुल ठीक। और बिहार के छपरा के रहने वाले थे मोहम्मद इम्तियाज। नीरज, सभी के मन में अभी जो वॉर की सिचुएशन है या फिर जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के अंदर अब ये सवाल है पाकिस्तान को लेकर कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है। ना वो सीज फायर से मानता है। भारत की ओर से कहा गया कि हमने सिर्फ पाकिस्तान में हमारे सेना की ओर से जो अटैक किया गया वो आतंकवादी ठिकानों पर किया गया, बहुत टारगेटेड अटैक वो थे और आतंकियों को ध्यान में रख कर के ही वहां पर अटैक हुए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि यहाँ पर रिहायशी इलाकों को अटैक किया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तो सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब क्या पाकिस्तान का जो इलाज है वो क्या हो सकता है। देखिए, इलाज तो पाकिस्तान का यही है कि अब आपने सैन्य कार्रवाई भी जो लिमिटेड की है वो जारी रहे। रेस्ट्रेंट हमने लोगों ने रखा अपने आप को, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज यानी कि कोई नागरिकों को कोई नुकसान नहीं है। जो पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उनके ही ठिकानों को हमने तबाह किया, नष्ट किया। इसके अलावा जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उनके एयरबेस हो, कैंटोनमेंट्स हो, उनको ही हमने निशाना बनाया उसमें। अब पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक्सपोज करने की बहुत ज़रूरत है कि आतंकवाद किस तरह से पूरी दुनिया में फैलाता है। भारत में तो है ही है, जम्मू कश्मीर में फैलाता है, दूसरे देशों में भी वो फैलाता रहता है। तो उसको हमें एक्सपोज करना है, हमें बताना है दुनिया को, ताकि जैसे IMF से उसको बेल आउट मिला, उसको जो फंड मिला, चाहे कम ही मिला, तो बहुत छोटा अमाउंट है, 8,500 करोड़ रुपये, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैलिडिटी दे देता है पाकिस्तान को। जो हम लगातार कहते हैं कि ये एक टेरर स्टेट है, ये एक नाकाम देश है, असफल देश है, उसको कहीं वैलिड कर देता है कि ये जो है IMF ने अगर उसको लोन दिया है, चाहे फिर वो अमेरिका की मदद करके कि अमेरिका को तो उसने टेररिस्ट पकड़ के दे दिया तो इसलिए अमेरिका ने उसकी हेल्प करी ये दिलवाने में, हमें ये करने से रोकना है। जो कूटनीति है, एग्रेसिव हमें डिप्लोमेसी है, वो अपनानी होगी ताकि पाकिस्तान की घेराबंदी जारी रहे, उसको कोई देश जो है फंड ना दे पाए, उसको कोई लोन ना मिल पाए, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ना मिल पाए। और अगर वो फिर से आतंकियों को ये बुनीत के बहावलपुर POK में फिर से आतंक का गढ़ बनाने की कोशिश करता है, तो हम उसमें कोई गुरेज नहीं रखना चाहिए कि हम उसके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बर्बाद कर दें। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए हिंदुस्तान सीज फायर पर राजी हुआ है, लेकिन जो तमाम पाबंदियां हैं पाकिस्तान पर जो सरकार की ओर से लगाई गई हैं वो पाबंदियां जस की तस रहेंगी। नीरज, आप रहे हमारे साथ। 6 और 7 मई को जब पहलगाम में पहली बार अटैक के बाद वहां पर जो तस्वीरें सामने आई थी, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को उसके बाद लॉन्च किया था। POK और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की थी। अब खबर सामने आई है कि इस हमले में पाकिस्तान के कई बड़े जो आतंकी थे उनको ढेर कर दिया गया, वो मारे गए हैं। इनमें से कुछ आतंकी भारत के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर के करीबी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ABP न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के 14 परिवार वाले मारे गए थे। अब ABP न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकियों का अंत किया गया है। अब खबर ये सामने आई है कि इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के 5 बड़े आतंकवादी मारे गए। इनमें से कुछ मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर जब POK से लेकर पाकिस्तान के बहावलपुर तक एयर स्ट्राइक की, कई आतंकी कैंप और ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इस हमले में आतंक के कई चेहरों का खात्मा हो गया। इनमें से एक चेहरा मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल है। आतंकी अबू जुंदाल का अंत हो चुका है।
अबू जुंदाल लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। अबू जुंदाल मुरीदके में मरकज़-ए-तैयबा का इंचार्ज था। हैरानी की बात यह है कि इस आतंकी के नमाज-ए-जनाजा में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। इसके जनाजे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की तरफ से इसे श्रद्धांजलि दी गई। सोचिए, एक आतंकी के लिए पाकिस्तानी सेना और उसकी सरकार के दिलों में कितना सम्मान है। अबू जुंदाल के साथ हाफिज मोहम्मद जमील भी ढेर हो चुका है। हाफिज मोहम्मद जमील जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। ये बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज था। ये जैश ए मोहम्मद के लिए फंड जुटाने और युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने का काम करता था। अब उसका टिकट कट गया है। पाकिस्तान के चहेते आतंकियों की अब इतनी लाशें गिरेगी कि उसके पास उन्हें ढकने के लिए कफन कम पड़ जाएंगे। वो गिनती करना भूल जाएगा। भारत की स्ट्राइक में मोहम्मद यूसुफ अजहर का काम भी तमाम किया गया है। यूसुफ अजहर को उस्ताद जी मोहम्मद सलीम घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। रिश्ते में वो मसूद अजहर का साला लगता था। जैश ए मोहम्मद में वो आतंकियों की ट्रेनिंग का काम संभालता था। यूसुफ अजहर का नाम कंधार हाईजैक में भी सामने आया था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में हुई कई घटनाओं में भी इसका नाम बार बार सामने आता रहा है। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के दी एंड की लिस्ट काफी लंबी है। ये लिस्ट भारतीयों को सुकून देने वाली है। अगला नाम खालिद उर्फ अबू अकासा का है। ये जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। अफगानिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी का काम करता था। पाकिस्तान के फैसलाबाद में इसका जनाजा निकाला गया। इसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के कई आला अफसर और फैसलाबाद के कमिश्नर शामिल हुए, क्योंकि पाकिस्तान को आतंकियों से काफी प्यार है। इसके अलावा आतंकी मोहम्मद हसन खान का भी खात्मा हो चुका है। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। पीओके में जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश में अहम भूमिका निभाता था। अब भारतीय सेना ने इन सारे आतंकियों को फुर्सत दे दी है। सेना ने ऐसा प्रहार किया है कि इनका नामो निशान मिटा दिया है। तो जो भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसमें कई आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया कि नीरज मेरे साथ लगातार बने हुए, मेरे साथी नीरज, जिसका जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि भारत की ओर से चुन चुन कर उन्हीं ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया जहां पर आतंकवादी ठहरे हुए थे, उनके कैंप बने हुए थे, जहां से वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। और इसीलिए भारत ने तो हमेशा से अपनी नीति को एकदम स्पष्ट किया है, साफ किया है कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के आवाम से है ही नहीं। हमें दिक्कत वहाँ की आवाम से नहीं, बल्कि वहाँ पल रहे आतंकवादियों से, और उनको जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान को चैन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है जिसमें जो मारे गए हैं आतंकी, वो IC-814 हाईजैकिंग से जुड़े हुए थे, जो हमारे देश पर एक बदनुमा दाग है कि किस तरह से हमने जो प्लेन हाईजैक हुआ था और उसके बदले में हमने जो आतंकियों को छोड़ा था, मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद जो कि भारत में आतंकवाद फैलाता है पिछले 25-26 सालों से, तो वो है। उससे जुड़े हुए जो आतंकी थे उनको हमने ढेर किया। 26/11 हमले के जो आरोपी अबू जुंदाल जिसका नाम है, वो भी उसके बारे में भी कहा गया था उस दौरान भी कि वो जुड़ा हुआ था 26/11 अटैक से जुड़ा हुआ था। तो उनको इस बार जब हमने ढेर किया है, वो मुरीद के में जो लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में किया, सियालकोट में हमने किया, तो उन सब के बाद अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अकल आएगी उसको। और अगर उसने फिर से कोशिश की इसी तरह से आतंकियों के पनाहगाह बनाने के लिए, पालना पोसने के लिए, तो वो कोई गुरेज उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत फिर से जो है पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर कोई आतंकी घटना हुई भारत में, तो फिर उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध माना जाएगा, युद्ध छेड़ दिया जाएगा, जंग छेड़ दी जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, और इस बार उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बार बार वो अपनी झूठी तकरीरों से बच जाता है पाकिस्तान, लेकिन इस बार अगर एक भी हिमाकत की तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन नीरज, कहते हैं ना कि जो अगर सोया हुआ कोई इंसान हो तो उसको जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करे, सोने का नाटक करे, उसको जगा पाना लगभग मुश्किल सा है, नामुमकिन सा है। और वही हालत है पाकिस्तान की इस वक्त। वो स्वांग करता है सीज फायर का, वो स्वांग करता है कि वो खुद पीड़ित है पाकिस्तान आतंकवाद से, लेकिन असल में आतंकवादियों को पालता
कोसता वही है। और वहाँ की खुद सरकार के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल फोरम में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं और एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि 3 दशकों से वो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं और वही हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं। फिर जो खबरें सामने आती हैं या फिर जो होता है हम देखते हैं अपनी आंखों से। नीरज, बिल्कुल, ये पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, ये उसका दोहरा चरित्र पूरी दुनिया जानती है। भारत तो जानते ही जानता है कि किस तरह से वो जो है चाहे फिर वो 26/11 अटैक हो या फिर IC-814 हाईजैकिंग में भी पाकिस्तान का ही हाथ था। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को शक या सुबह नहीं होना चाहिए। संसद पर जो हमारा अटैक हुआ था 2001 में, वो भी पाकिस्तान से ही जो आतंकी आए थे, सपोर्ट मिला था उनको, उन्होंने किया था। तो अब लेकिन इस बार जो हुआ है, अभी तक जो भारत की जो कार्रवाई थी वो या तो कश्मीर में ही आतंकियों को ढेर कर देते थे, हम लोग उसके बाद छोड़ देते थे कि हाँ ये आतंकी हैं, इन्होंने किया है। हम कभी भी उधर दूसरी तरफ नहीं गए, सीमा पार नहीं गए। अगर गए भी तो सिर्फ POK में सर्जिकल स्ट्राइक हमने 2016 में जरूर की थी, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन इस बार हमने जो है पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है हमने कार्रवाई की है। हमने जो पाकिस्तानी सेना का जो हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद से सटा हुआ जो शहर है रावलपिंडी, हमने वहाँ जाकर अटैक किया। हमने उनके जो बड़े बड़े जो उनका एयर बेस है रावलपिंडी में, उसको हमने तबाह किया। हमने सिंध प्रांत में जाकर किया। पंजाब में उनके कम से कम आधा दर्जन हमने जो एयर बेस है उनको तबाह किया, उन पर अटैक किया। हमने लाहौर में किया, लाहौर में जो उनकी एयर डिफेंस बैटरी थी पूरी की पूरी तबाह कर दी हमने गिलगिट बाल्टिस्तान में पहली बार जाके हमने ऑपरेशन किया। और जो स्कार्दू बेस है जहाँ पर उनके फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान भी वही POK का हिस्सा है जो 1948 से पाकिस्तान के पास है गैरकानूनी तौर से। वहाँ जाकर हमने एक बार फिर से जो है उसको तबाह किया। तो अब पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि अब भारत जो है वो लक्ष्मण रेखा जो है पाकिस्तान जो है, लगता था पाकिस्तान को कि बॉर्डर जो है वो लक्ष्मण रेखा है, वो क्रॉस हो चुकी है। अब भारत के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। भारत कहीं पर भी जाकर, पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी जाकर कार्रवाई कर सकता है और हमने की है, इस बार दिखा दिया है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत ही सोच समझकर, 1000 बार सोच समझकर ही कोई बिल्कुल ठीक है नीरज। और इस बार पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि इस बार हिंदुस्तान को छेड़ा है तो हिंदुस्तान जो है वो इस बार छोड़ेगा नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन के बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कई शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई पड़े और उन्हें भारत के एयर डिफेंस ने मार गिराया, खदेड़ दिया। एहतियातन शहरों में पूरी रात ब्लैकआउट रहा। और इस वक्त का बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो पंजाब से है। अमृतसर और पठानकोट में ब्लैकआउट खत्म हो गया है सुबह होने के साथ ही। अमृतसर में सुबह 5:24 पर ब्लैकआउट को खत्म कर दिया गया और ब्लैकआउट अमृतसर में खत्म हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। पठानकोट में भी ब्लैकआउट को खत्म कर दिया गया। रेड अलर्ट वहां पर जारी है, लोग अभी भी घरों के अंदर ही रहें, ये प्रशासन की ओर से वहां पर जो एडवाइजरी है, एक तरीके से जो आदेश जारी किया गया है उसी को लोगों को फॉलो करना होगा। अमृतसर प्रशासन, पठानकोट में सुबह अमृतसर प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइंस है उसके बारे में ये जानकारी कि लोग अभी भी एहतियात बरतें। और पठानकोट में सुबह 6:30 बजे ब्लैकआउट खत्म हो गया, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अभी भी एहतियात बरतने होंगे नीरज, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि प्रशासन ने ब्लैकआउट वहां पर सुबह होने के साथ ही खत्म कर दिया है, लेकिन जो रेड अलर्ट है या फिर जो एहतियात है यहाँ के लोगों को वो बरतने होंगे। अब जो है जो भी सरहद के खासतौर से इलाके हैं हमारे, चाहे फिर जम्मू कश्मीर तो है ही है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, इनको बहुत एहतियात के तौर पर जो है रहना होगा। जैसे ही कोई अलर्ट होता है प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, ये सायरन बजता है तो ये ब्लैकआउट होता है, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। और क्योंकि ड्रोन अटैक्स, जिस तरह से हम लोग LOC पर फायरिंग देखते थे, युद्ध विराम का उल्लंघन, क्रॉस फायरिंग होती है, उस तरह से अब ड्रोन अटैक्स का खतरा जो है भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में भारत को बहुत, और देशवासियों को भी, खासतौर से सेना के साथ साथ देशवासियों को भी अलर्ट रहना होगा। किसी भी तरह की कोई घटना जो है संदिग्ध भी ना हो पाए, क्योंकि आतंकी जो है वो करने की कोशिश करेंगे कोई ना कोई। लेकिन सभी अगर देशवासी अलर्ट रहेंगे, जितनी भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे, जैसे सिविल डिफेंस के लोग हैं वो उनको फॉलो करवाएं, तो शायद इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। और नीरज, आज के दिन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं सेना और सरकार की तरफ से? अगर हम देखें पिछले 2-3 दिनों से जितनी लगातार बैठकें होती आ रही हैं, लगातार रणनीतियां बनी हैं, मंथन हुआ के किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से पाकिस्तान को और मुंहतोड़ जवाब देना के, वो दौर आज भी देखने को मिलेगा। पूरे दिन बैठकों का दौर यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो सेना के अधिकारी हैं, कमांडर्स हैं, वो जितनी भी लोकल फॉर्मेशंस हैं बॉर्डर एरियाज़ में, उन सब से पता करेंगे कि क्या वाकई में रात भर शांति रही,
कहीं से कोई सीज फायर उल्लंघन की कोई घटना या गोलीबारी की घटना या घुसपैठ की कोई घटना सामने तो नहीं आई है। अगर वो आएगी तो फिर वो उसको उसी तरीके से लिया जाएगा और उसके लेकर ही जो है वो सरकार को भी अवगत कराया जाएगा कि क्या सूरत हाल बीती रात, क्योंकि शाम 5 बजे से अनाउंसमेंट हुआ था, 8 बजे के बाद फिर हुआ, लेकिन 10 बजे के बाद से ये माना जा रहा है कि लगभग ख़त्म हो गया था। फायरिंग वगैरह जहाँ पर भी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो 10 बजे के बाद से लेकर सुबह तक किस तरह की कोई घटना तो सामने नहीं आई, उसको लेकर सरकार को बताया जाएगा। रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल दी जाएंगी, सरकार को दी जाएंगी, प्रधानमंत्री मोदी को दी जाएंगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, NSA अजीत डोभाल को, गृह मंत्री अमित शाह को, इन सबको दी जाएंगी और बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है इस युद्ध विराम समझौते को लेकर। बिल्कुल ठीक है। और ये साफ तौर से संदेश सरकार ने भी दे दिया कि ये कहा गया है सरकार की ओर से कि अगर एक हिमाकत भी अगर अब पाकिस्तान ने की तो उसका समूल नाश की तैयारी जो है वो एकदम पूरी तरीके से हिंदुस्तान ने कर रखी है। कल शाम पहले युद्ध विराम का ऐलान हुआ पाकिस्तान की ओर से, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने उसे खुद ही तोड़ दिया। हालांकि भारतीय सेना के कड़े और मुंहतोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की कोशिश और गोलीबारी वहां पर रोक दी गई और उसके बाद पूरी रात शांति रही। 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल की रात पहली रात रही जब गोलियों की गूंज लोगों को सुनाई नहीं दी। और अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को इस बात का सबक मिल गया है कि अगर वो छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उसको छोड़ेगा नहीं, घर में घुसकर मारेगा। 1999 के करगिल युद्ध के बाद आतंकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। तीनों तरफ से पाकिस्तान की घेराबंदी कर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उन आतंकियों को चुन चुन कर मारा जिन्होंने पाकिस्तान की मदद से पहलगाम में आकर भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा। पीओके ही नहीं, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का ड्रोन और मिसाइल से हमला करके नामो निशान तक मिटा दिया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की यही पहली बड़ी उपलब्धि थी जिसके तहत पीओके में सालों से संचालित होने वाले 9 आतंकी शिविरों का सर्वनाश कर भारतीय सेना ने बड़ा संदेश दिया। इनमें आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को लगा था कि भारत कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा बदला लिया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इसलिए हमले से पहले सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन ठिकानों का पता लगाना जहां पर आतंकी छिपे थे, क्योंकि पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर तक आतंकी कैंप फैले हुए थे। इसलिए भारतीय सेना ने न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकियों को शरण देने वाली इमारतों की पहचान कर हमला किया। उन जगहों पर भी टारगेट को भेदा जिसे पाकिस्तान की सेना का एक रणनीतिक गढ़ माना जाता है। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के करने से पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश गया है और वो ये संदेश है जो हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था। वो उरी के बाद और पुलवामा के बाद हमने दिया और इस बार मैं समझता हूं और पुरजोर तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर को दूसरी बड़ी उपलब्धि उस वक्त मिली जब भारतीय हमले के दौरान पाकिस्तान की वायुसेना लाचार दिखी। भारत ने पाकिस्तान की कमजोर वायु रक्षा का पर्दाफाश कर दिया। अटैक के वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान की वायु रक्षा ग्रिड को सफलतापूर्वक बाईपास या जाम कर दिया।
भारत करीब 23 मिनट तक पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करता रहा, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भारतीय एक्शन के बाद कायर पाकिस्तान ने 8 मई को 36 जगह हमले की कोशिश की। उसने सोचा कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस की तरह भारतीय एयर डिफेंस भी होगा, लेकिन यहाँ वो मात खा गया, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के कई और ड्रोन और मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर दिया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी भी टारगेट को सटीकता से भेद सकता है। आम इंसान को नुकसान पहुंचाए बिना आतंकी अड्डों को दूर से ही मारकर ध्वस्त कर सकता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारत की तीनों सेनाओं में काफी तालमेल देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर से गुजरात तक थल सेना, अरब सागर में नौसेना और आसमान में वायु सेना मुस्तैद दिखी। तीनों ने दुनिया के सामने संयुक्त युद्ध क्षमता का उदाहरण पेश किया। भारत ने एक अभूतपूर्व राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसके तहत उन्होंने पूरे विश्व और पाकिस्तान को यह दर्शा दिया है कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका अप्रोप्रिएट बी फिटिंग रिप्लाई भी दिया जाएगा। इस ऑपरेशन का एक और बड़ा संदेश है कि अपनी जनता की रक्षा के लिए हिंदुस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करेगा। आतंकवादी हमलों के खिलाफ कभी भी आतंकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार सकता है। भारत के गुनहगारों को अब दुनिया में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। संदेश सिर्फ ये है कि आतंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सरकार अगर करेगी तो उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और भारत चुपचाप इसको सहन नहीं करेगा। तो पाकिस्तान की हर हरकत पर हिंदुस्तान की नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।